नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाल विकास या मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है वो अधिकांश स्टूडेंट्स को कठिन लगता है समझने के मामले में, लेकिन वास्तव में अगर आप इसे व्यवहारिक तौर पर समझते हैं तो ये बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप न केवल ये सब्जेक्ट को सरल बना पाएंगे बल्कि एग्ज़ाम में आप 25+ स्कोर भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को टॉपिक वाइज शुरू करने से पहले हम प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज मनोविज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरुआत में हम यूपी टेट 2011 के पेपर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे और अन्य यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके पहले सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो टाइम अधिक लगेगा। इसलिए मैं सही ऑप्शन बताऊंगा और जो आवश्यकता होगी उस ऑप्शन पर डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। इसका सही आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी चाहिए। पहला है कि निम्न कक्षाओं, तो निम्न कक्षाओं का मतलब होता है प्राइमरी कक्षाओं से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वो खेल आधारित शिक्षण होता है। खेल पर आधारित शिक्षण ही प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और खेल का उद्देश्य केवल बालक के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। बालक के शारीरिक विकास के साथ सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि भी इससे जुड़े रहते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अधिकांश जो अधिगम अक्षमताओं से संबंधित क्वेश्चन आता है उसमें 90% आपको डिसलेक्सिया देखने को ही मिलेगा। तो ये तो आपको रट ही लेना है कि डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकास से। जब बालक को पढ़ने में, अक्षर को देखने में, समझने में अगर समस्या आती है तो उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कहीं पर लिखा हुआ है वॉज, और वॉज को यदि वो सौ पढ़ता है, SAW, तो इस तरह की जो बीमारी होती है, इस तरह की जो अधिगम अक्षमता होती है उसको आप डिसलेक्सिया बोलते हैं। जैसे एक और है कि जैसे लिखा हुआ है अनक्लियर, अनक्लियर, और वो इसको पढ़ रहा है न्यूक्लियर। तो इस तरह से पढ़ने में जो दिक्कत आती है इसको बोलते हैं आप डिसलेक्सिया। दोस्तों, इसके अलावा और भी अधिगम अक्षमताएं हैं, जैसे कि ये देखो साइड में लिखी हुई हैं। एक डिस्ग्राफिया है। जब बालक को लिखने संबंधी या लेखन संबंधी समस्या होती है, कठिनाई होती है, तो उसको बोला जाता है डिस्ग्राफिया, लेखन संबंधी। इसके अलावा डिस्कैलकुलिया, जब बालक को गणितीय विकार होता है तो उसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया होता है बालक के शारीरिक गतिकी से संबंधित, यदि वो शरीर के अंगों का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर पाता है तो उसको बोलते हैं आप डिस्प्रैक्सिया। डिस्फेजिया होता है जब बालक भाषा संप्रेषण में कठिनाई महसूस करता है। भाषा संप्रेषण में जब कठिनाई महसूस करेगा तो उसको बोलेंगे आप डिस्फेजिया। डिस्फेजिया को कभी कभी आप लिखा देखेंगे अफेजिया। एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑटिज्म, ऑटिज्म जो होता है वो सामाजिक दूरी बनाए रखने का ये टेंडेंसी होती है बालक की, कि बालक में सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। बालक लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना पसंद नहीं करता है। इस तरह के अधिगम अक्षमता को बोलते हैं ऑटिज्म। और एक रोग जिस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, खासतौर से सीटेट में या पेडागोजी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, ADH का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है कि एकाग्रता की कमी, और हाइपर एक्टिविटी का मतलब कि वो अधिक अति क्रियाशील होता है। तो इस तरह की बीमारी को बोलते हैं ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्लास में अति क्रियाशील रहेगा, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, कभी शांत नहीं बैठता है। ठीक, और भी क्वेश्चन है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इससे संबंधित टॉपिक तो फिर उस और भी बीमारियों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, ये सभी क्वेश्चंस में लागू होगा कि एक शिक्षा का प्रकार है जिसको आप बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, और समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप जो सामान्य बालक हैं और विशिष्ट बालक जो हैं, सामान्य और विशिष्ट बालकों को जब क्लास में आप एक साथ बिठाते हैं तो इस तरह की शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। इसमें आपको ध्यान देना है कि विशिष्ट बालकों को कभी भी इस तरह से आप व्यवहार नहीं करेंगे कि वो अपने आप को विशिष्ट फील करें। ठीक है, तो अब यहाँ पूछ रहा है कि विशेष रूप से जो ज़रूरतमंद बालक हैं यानी कि विशिष्ट बालक हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? जो सामान्य से अलग हैं, या तो दृष्टिबाधित हो सकते हैं, श्रवण बाधित हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं से विकलांग हों या सीखने में मंद हों। तो जो सामान्य से अलग है वो हर प्रकार का बालक विशिष्ट होता है। विशिष्ट में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं क्योंकि वो सामान्य से अलग हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बालक हैं इसको बोला जाता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। आपको कहीं कहीं शॉर्ट में देखने को मिलेगा CWSN। तो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि शिक्षक जो है बालक के साथ विशिष्ट व्यवहार करेगा तो बच्चे के मन में वो विशिष्टता का अनुभव शुरुआत से ही वो महसूस करेगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? तो आप ये ध्यान रखें, अधिगम की पहली शर्त होती है अभिप्रेरण। यदि व्यक्ति को अभिप्रेरणा न दी जाए तो वो अधिगम के लिए उत्तेजित या उद्दीपित नहीं होता है। तो वो पूछा जा रहा है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण का क्या रोल है? तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना। भाई जब बालक या कोई व्यक्ति है जो सीखने बैठा है, अधिगम करने बैठा है, तो यदि वो उसके अंदर उस चीज़ को पढ़ने की या सीखने की रुचि होगी तभी उसको सीख पाएगा। तो उसका काम कौन करता है? अभिप्रेरण करता है। तो बालक में रुचि उत्पन्न करने की कला को अभिप्रेरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को आप क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो CD के जरिए उसको सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, हमने आपको बताया कि विशिष्ट बालकों के साथ सामान्य रूप से आपको बर्ताव करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही आंसर है दृश्य साधन, क्योंकि श्याम पट्ट को केवल बालक देख सकता है। इसके साथ हम आपको बताते हैं कि जो शिक्षण सामग्रियां हैं या शिक्षण सहायक सामग्री हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे ये रहे, इसमें शिक्षण सामग्री 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है दृश्य मतलब जिन साधनों को या जिन सामग्रियों को बालक देख सकता है, जैसे श्यामपट्ट हो गया, पुस्तकें हो गई, चित्र मानचित्र हैं, चार्ट पोस्टर हैं। फ्लैश कार्ड मतलब वो जैसे किसी अक्षर संबंधी एक अलग अलग कार्ड होता है, जैसे ए से संबंधित अलग कार्ड होगा, बी से संबंधित एक अलग कार्ड होगा, जिसको दिखा के उससे संबंधित कोई हम चित्र बना देंगे, जैसे B फॉर बॉल, A फॉर एप्पल। तो इस तरह के जो कार्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लैश कार्ड। एक फ्लानेल बोर्ड होता है। फ्लानेल बोर्ड मतलब कि एक बोर्ड पर एक पोस्टर के माध्यम से उस पर एक चित्र के माध्यम से कहानी बनाई जाती है। मैजिक लालटेन भी होती है। हालांकि ये जो शिक्षण सहायक सामग्री है इनको हम एक अलग टॉपिक में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, और भी सारी हैं, कुछ प्रमुख हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री में टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, ग्रामोफोन है, लिंग्वाफोन है। लिंग्वाफोन जो होता है वो भाषा सुधार के लिए यूज़ होता है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों में मतलब जिनको बालक देख भी रहा है और साथ में सुन भी रहा है, इसमें प्रमुख आते हैं चलचित्र, जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं वीडियो। वो चाहे टीवी के माध्यम से हो, मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से हो सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री हमारे दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता मतलब कौशल से संबंधित है? तो इसमें जितने भी लिखे हुए हैं यहाँ पर लिखना लिखा हुआ है, ये ऑप्शन जो है अधूरा है, कुछ और होगा यहाँ पे। और देख लेते हैं, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या उपरोक्त सभी। तो ये दोनों ही हैं, इसका मतलब ये वाला भी सही होगा। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अब शिक्षण कौशल कई प्रकार के होते हैं, इनको आप देख लेते हैं। पूरे डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ आपको बताए दे रहे हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल है, जब आप चैप्टर शुरू करते हैं तब आपको किस तरह से
क्या चीज़ें करनी है, वो प्रस्तावना कौशल में आती हैं। दृष्टांत कौशल के जब आप उदाहरणों का उपयोग कर रहे हैं तो कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद पुनर्बलन कौशल, बालकों को आप पुनर्बलन कितने अच्छे से दे रहे हैं। उद्दीपन परिवर्तन मतलब कि आपके हाव भाव, शरीर संचालन, ये किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं क्लास के दौरान। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कभी कभी कि कौशलों के प्रकार कितने हैं। तो आपको वैसे तो कौशल मुख्यतः हम 8 प्रकार के पढ़ते हैं। जो कोर या प्रमुख शिक्षण कौशल हैं वो 8 प्रकार के हैं। फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि एनसीईआरटी ने कितने बताए हैं, तो 19 बताए हैं एनसीईआरटी ने। बी के पासी का शिक्षण कौशल में एक विशेष रोल है, तो बी के पासी के अनुसार 13 शिक्षण कौशल हैं और लगभग कुल 22 शिक्षण कौशल हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो विद्यार्थी क्लास में जिस कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उस कक्षा को बोला जाता है प्रेरक कक्षा। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन प्रेरक कक्षा का उदाहरण है। तो जिस कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आप प्रेरक कक्षा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, ऐसी कक्षा जिसमें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता है। किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन है वो किया था फ्रॉबेल ने। सन 1840 में उन्होंने बच्चों के लिए किंडरगार्टन बनाया था। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। इन्होंने बताया था कि स्कूल जो है वो एक बगीचे की तरह है, जिसमें बालक जो हैं वो उस बगीचे के नन्हे पौधे हैं और शिक्षक जो होता है वहाँ माली की तरह काम करता है। ठीक, तो किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉबेल ने। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसमें से बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना बच्चों को दंड दे सकते हैं, ना बच्चे की उपेक्षा कर सकते हैं, ना यहाँ पर माता पिता को कोई पत्र लिखकर संपर्क करेंगे, बल्कि सही ऑप्शन है आपका कि आप उनसे स्वयं मिलने के लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। अब यहाँ पर सांप्रतिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि वर्तमान समय में, वर्तमान में, यहाँ पर बचपन का मतलब है कि बाल्यावस्था और शुरुआती स्टेज, बाल्यावस्था की शुरुआती स्टेज, तो उसको बाल्यावस्था की शुरुआती स्टेज के संबंध में वर्तमान दृष्टिकोण या वर्तमान नज़रिया क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये माना जाता है कि बचपन या बाल्यावस्था जो है वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। यहाँ पर बाल्यावस्था, पूरी बाल्यावस्था की बात नहीं हो रही है, बाल्यावस्था के प्रारंभिक स्टेज की बात हो रही है। प्रारंभिक स्टेज की बात हो रही है, जो कि कई जगह 3 से 6 वर्ष माना जाता है। तो 3 से 6 वर्ष की अवधि में बालक में परिवर्तन होता है, सभी चीज़ों में शारीरिक मानसिक तौर पे वो सशक्त होता है। इस तरह से इसका सही आंसर होता है बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि। और आपको शायद एक परिभाषा याद भी होगी, कॉलन ब्रूस ने बोला है कि बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है या अनूठा काल है, तो इसीलिए इसको अनूठी अवधि बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। आप सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। जब भी आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं तो आपको उससे मिलते जुलते, मतलब किस टाइप का एग्जाम है उससे मिलते जुलते प्रश्नों से अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे घर से जहाँ पर लोग जो हैं या परिवार के जो सदस्य हैं वो संगठित नहीं है। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो रहा हो सकता है कि कोई ना कोई वहाँ पे ऐसी बातें होती रहती हैं जिससे उसका संवेगात्मक समायोजन सही से नहीं हो पाता है। संवेगात्मक समायोजन सही से नहीं हो पाएगा तो बालक जब स्वयं से कोई कार्य करना शुरू करेगा या कोशिश करेगा तो वो उसमें उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए जो असंगठित घर से बच्चा आता है उसको स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब बुद्धिमान है तो उसके साथ हम वैसे ही उसकी शिक्षण विधियां इस्तेमाल करेंगे या वैसे ही उसके लिए मौके उपलब्ध कराएंगे ताकि वह और अधिक प्रगति कर सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन के चित्तवृत्ति में नहीं है, मतलब यदि किसी समय वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे?
तो आपको ना उनको डांटना है, ना क्लास छोड़कर जाने को कहना है, कुछ भी नहीं। आप क्या करेंगे कि उन्हें उनकी रुचि और अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसको क्या कहा जाता है। देखिए, एग्ज़ाम चाहे सीटेट हो या यूपीटेट हो, इसमें जीन पियाजे से संबंधित अगर क्वेश्चन ना आए तो वो जो एग्ज़ाम है वो अधूरा माना जाता है। मतलब जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलते हैं। तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अच्छा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जब बालक तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो वो अवस्था होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक। अब जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है उसके अनुसार जो पहली अवस्था है संवेदन प्रणोद अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था बोलते हैं या इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोलते हैं। इसकी जो उम्र सीमा होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब वो क्रिया या तर्क करने से पहले की अवस्था है। इसकी उम्र सीमा होती है 2 से 7 वर्ष। इसके बाद तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब वो मूर्त वस्तुओं पर तर्क करना शुरू करता है, तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। इसकी उम्र सीमा होती है 7 से 11 वर्ष। और अंतिम स्टेज होती है ये तीसरी और ये चौथी। अंतिम स्टेज होती है औपचारिक अवस्था, जिसकी उम्र सीमा होती है 11 से 15 या 11 से अधिक आ जाता है। यहाँ पर बालक जो है अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है। तो इसका आंसर, सही आंसर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। कुछ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने बताया है। तो बौद्धिक विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में किसने बांटा है, पता है, जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को 4 स्तरों में बांटा है। तो ये ऑप्शन तो अभी हम देख ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क का मतलब कि जब वो वयस्क अवस्था में, या आप कह सकते हो कि किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं, 12 साल की उम्र के, 12 से 14 की उम्र के आसपास, तो यहाँ पर अभिभावकों की जो भूमिका होती है वो अग्र सक्रिय होती है। अग्र सक्रिय का मतलब होता है कि अभिभावक ये पहले से समझें कि बालक किस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, उसके अनुसार उसके साथ बिहेव करें और अन्य चीज़ें उसको देखकर, उसकी अवस्था को देखकर उसके साथ करनी चाहिए। यदि आप इस अवस्था में बालक को बहुत छोटा समझेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, तो वो संवेगात्मक रूप से विकृत हो जाता है और कई बार वो अपराध की ओर भी बढ़ जाता है। इसलिए अभिभावकों की भूमिका और साथ में शिक्षकों की भूमिका भी अग्र सक्रिय होनी चाहिए। अगला ऑप्शन है आपका, अगला क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। मतलब बालक बौद्धिक रूप से कितना विकसित हुआ है ये सबसे अच्छा कहाँ पता किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है विद्यालय या कक्षा में। ठीक, ऑडिटोरियम में नहीं, खेल के मैदान में नहीं और घर में नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। अभी हमने बताया कि कोई भी शिक्षण या कोई भी कक्षा अनुप्रेरित या अभिप्रेरित कब कहलाती है, जब उसमें विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या है। विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे इसके लिए एक शिक्षक क्या कहेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा, बालकों की रुचि बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे छोटे छोटे ऐसे आसान प्रश्न पूछते रहो ताकि वो उनका जवाब दे सकें। तो प्रश्न पूछने का एक उद्देश्य रुचि बनाना भी है और प्रश्न पूछने का एक उद्देश्य क्लास में अनुशासन बनाए रखना भी है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लास में अनुशासन बनाए रखने का सही तरीका या अनुशासन बनाने की एक विधि क्या है। तो प्रश्न पूछना एक अनुशासन बनाने की एक विधि भी है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, तो अभी हमने पहला क्वेश्चन ही डिस्कस किया था कि खेलने से संबंध केवल शारीरिक विकास से नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, शारीरिक विकास से नहीं, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा ये भी नहीं, समय बिताने में सहायक होगा ये भी नहीं। सही आंसर क्या है आपका, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि परिवार एक साधन है। तो परिवार किस शिक्षा का साधन है। परिवार जो साधन है वो अनौपचारिक शिक्षा का। शिक्षा वैसे 3 तरह की हैं, औपचारिक, अनौपचारिक या दूरस्थ गैर औपचारिक बोलते हैं इसको। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जब कहीं पर एक विशेष समय में विशेष विधियों द्वारा और विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष स्थान पर जो शिक्षा दी जाती है उसको औपचारिक बोलते हैं, जैसे स्कूल की शिक्षा हो गई।
और अनौपचारिक शिक्षा होती है कि जब आप बिना उद्देश्य के कहीं बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं या बिना बताए आपको कोई शिक्षा दी जाती है, वो अनौपचारिक कहलाती है। जैसे घर परिवार या समाज से जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं उसको आप अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और दूरस्थ शिक्षा आप जानते हैं कि कोई भी कोर्स जो ओपन यूनिवर्सिटी से किए जाते हैं उसको आप दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं, जहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी कभी भी एक फिजिकली आसपास नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका अनौपचारिक शिक्षा, जो कि परिवार एक साधन है जिस शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है, सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है, कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो कहीं भी जो चीज़ आपको बालक में, शिक्षक में, विद्यार्थी में विकसित करनी है, उसको शिक्षक को स्वयं उसके साथ उस तरह का व्यवहार या बर्ताव करना चाहिए। तो वो चाहता है कि वो सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का विकास हो, तो उन्हीं मूल्यों के साथ शिक्षक को भी बालकों के सामने बर्ताव जो है करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुशासन बनाए रखना? नहीं। कक्षा में केवल समय पर ही आपको पहुंचना, पंक्चुअल होना, यह भी जरूरी नहीं है। एक वक्ता होना, यह भी जरूरी नहीं। एक शिक्षक का जो सबसे प्रमुख दायित्व है वो है कठिनाइयों को दूर करना। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांशतः सीटेट में कि शिक्षक की भूमिका कक्षा में क्या होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है एक सुविधा प्रदाता की, सुविधा प्रदाता, कि वो क्लास में सारी की सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके बाद बालक जो हैं उन्हें ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराएगा ताकि बालक अपने ज्ञान को स्वयं निर्माण कर सकें और स्वयं से सीखने का प्रयास करें, सक्रिय रहकर। तो ये जो कह सकते हैं कि संज्ञा दी गई है शिक्षा को, ये एनसीएफ 2005 में दी गई है। जो हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उसमें बताया गया है कि शिक्षक की जो भूमिका है वो किस रूप में है? सुविधा प्रदाता के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो अधिगम अक्षमताएं हैं उनमें से एक होती है एडीएचडी। एडीएचडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जब बालक अति सक्रिय रहता है, एकाग्र नहीं रह सकता किसी एक चीज़ पर, तो उसको आप बोलते हैं एडीएचडी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इनमें पहला ऑप्शन है कि उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे? नहीं, क्योंकि वो फिर एक विशिष्ट तरीका हो जाएगा जो कि एक शिक्षक को नहीं करना है। दूसरा है कि उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे? ये भी गलत है। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम दे देंगे क्योंकि वो सक्रिय है? नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतया किस पर आधारित होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए। मतलब लोगों के प्रति, अलग धर्म के लोगों के प्रति, अलग समूह के लोगों के प्रति, अलग जात के लोगों के प्रति जो बालक का नज़रिया है वो किस पर आधारित होता है? अभिभावकों के नज़रिए पर। अभिभावक जैसा सोचते हैं, जैसी बातें करते हैं उस समूह, उस धर्म के बारे में, वैसे ही चित्तवृत्ति या वैसे ही अभिवृत्ति बालक में भी उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर एक शब्द ये ध्यान रखना, सहोदर जहाँ भी आए, सहोदर का मतलब होता है कि आपके सगे भाई बहन। सह उदर, सह उदर मतलब जिनने एक ही पेट से जन्म लिया है उनको बोला जाता है सहोदर। जैसे सगे भाई बहन, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आप सिबलिंग, सिबलिंग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, अब आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की आप तकनीक सीखेंगे। ना तो उनको मना कर सकते हैं, ना ही प्रधानाध्यापक से शिकायत करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो तकनीकियाँ हैं उनको सीखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक साधन संपन्न है, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि शिक्षक जो है विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान उसके पास होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? तो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कहाँ पर होता है, किस क्षेत्र में होता है विकास के? तो जब वो संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है, उनमें समायोजन करना सीख जाता है, तो वो उसके व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक होता है, कक्षा शिक्षण के दौरान भी सहायक होता है और अनुशासन में भी सहायक होता है। इसलिए उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
इसी के साथ ये यूपिटर 2011 का बाल विकास का जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।